किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जो पहली कविता है वो तो लोरी है। किताब घर के सत्यव्रत शर्मा जी ने पहला कविता संग्रह यदा कदा प्रकाशित कर दिया था 97 21 साल की उम्र में। वो एक मुझे लगता है कि वो गलती थी, बहुत उतनी जल्दी नहीं प्रकाशित होना चाहिए। एक शब्द अयोध्या का जिक्र करें, क्या आता सबसे पहले दिमाग में अगर उसको व्याख्यायित करना हो? एक निरपेक्ष भाव से बिल्कुल साधारण ढंग से जीने वाला शहर है, धैर्य की साधना का शहर है। कोई किताब या कोई रचना आपको समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि वो रचना नहीं खराब है, आपकी समझ का कोई खोट है, आप ही उसके उस विचार तक नहीं पहुंच पा रहे। अपने लता जी के साथ में, गुलजार साहब के साथ में एक लंबा समय गुजारा है कि क्या जो आपको आज तक भी कहानियां वो याद है कि आप उनसे कुछ लेके आए, कुछ चीजें अगर साझा कर पाए? एक तो अपने काम के प्रति जुनून, दूसरा अनुशासन और तीसरी विनम्रता। परफेक्शन की तलाश एक यूटोपिया है, परफेक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी रचना किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर रह गई हो, किसी विशेष वस्तु के ऊपर रह गई हो? ये बहुत सामान्य सी बात है। मैंने बहुत मन था कि मैं किशोरी अमोनकर जी पे किताब लिखूं, उन्होंने हामी भी भर दी थी, लेकिन उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई और वो बात रह गई, वो नहीं कर पाया। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मगध संग्रह कैसा है और मगध से मुझे क्या मिलता है। मेरे लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कभी किसी राजनीतिक पार्टी के महासचिव रहे थे या उनके जीवन कैसे थे। एक कवि का जो जीवन है वो उसकी रचनाओं में। उदाहरण के तौर पर रघुवीर सहाय को मैंने बहुत पढ़ा। रघुवीर जी से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन रघुवीर सहाय की कविताओं में ही रघुवीर सहाय मिल जाते हैं। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में ही श्रीकांत वर्मा मिल जाते। जो पंक्ति है जो मुझे बहुत प्रभावित होती करती है मीराबाई की, संत देख दौड़ आई जगत देख रोई। अच्छे लोग, संत मतलब वो चोंगा पहने हुए दाढ़ी बढ़ाए बाबा नहीं, संत जो अच्छे साधु स्वभाव के लोग हैं, उनको जहां भी देखा दौड़ गई और जब जगत की ओर देखा तो रोई। यही जीवन है। राजनीतिक विचारधारा रखना खराब बात नहीं, बिल्कुल। और राजनीतिक विचारधाराओं के साथ लोगों ने बहुत सुंदर लेखन किया है, बहुत शानदार और बहुत सारगर्भित लेखन किया है, अनबायस लेखन किया है। लेकिन सिर्फ फोन से तो आजकल लोग तो एआई से और पोएट्री लिख रहे हैं, किताबें लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ओटीटी और फिल्म्स की बात करें तो उनकी फिल्मों के स्क्रिप्ट वगैरह तो आजकल परिवहन बोल रहे हैं कि आप गूगल ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आप कविता का या उपन्यास का या कहानी का ट्रांसलेशन भी अपने भाव से नहीं कर पा रहे हैं, एक अच्छी डिक्शनरी नहीं रखते अपने पास। अगर आप अपने प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर सकते, अगर आप प्रेम नहीं कर सकते अपने लिखे पे, अगर अपने आप लिखे के प्रति निर्मम होकर के उसकी काट छाट नहीं कर सकते कि नहीं ये खराब लिखा, तो फिर कोई और धंधा करिए। फिर फोन की दुकान खोल लीजिए, ये का धंधा करिए, लेकिन फिर पोएट्री मत करिए। आप अगर यतीन्द्र मिश्रा नहीं होते तो तब भी क्या साहित्य और दूसरे तरीके से आपके साथ होता, क्या होता? अगर मैं यतीन्द्र मिश्रा नहीं होता और मुझे मौका मिलता तो मैं हाय हेलो नमस्ते, कविशाला में आप सभी का स्वागत है। बिग जर्नी ये कविशाला का ऐसा प्रयास है जिसके अंतर्गत हमारा प्रयास रहता है कि ऐसी कहानियां हम लेकर आ पाए जिनको देखकर अगर पंक्ति की तरफ कोई भी व्यक्ति की जिंदगी में एक परिवर्तन उस कहानी के जरिए आता है तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। इसी श्रृंखला में बिग जर्नी में आज हमारे साथ यतीन्द्र मिश्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। बहुत धन्यवाद अंकुर जी। आपसे बात हुई कविशाला में पहले भी साहित्य को लेके, किताबों को लेके। मुझे आपसे बात करने का चूंकि एक रुचि, खासकर रुचि इसलिए भी है कि आपका साहित्य के साथ साथ जो अन्य कलाएं होती हैं उनमें भी एक अलग रुचि है आपकी। उन कलाओं में जाएंगे, आपकी जिंदगी में जो अलग अलग वर्टिकल्स में आपका काम है उनमें बात करेंगे। लेकिन शुरुआत अगर हम बात करें आपकी जिंदगी में, अगर कविताओं के रोल की बात करें, कविशाला का प्रयास है तो हम आपकी कविताओं का एक जो पहला स्पर्श होता है, किस तरीके से एक हर इंसान का पहला कनेक्ट होता है। ठीक है, पैतृक है कविताएं, बहुत लोगों को साहित्य उस तरीके से मिलता है, लेकिन एक इंडिविजुअल का कनेक्ट जो बनता है, पहला पॉइंट, वो क्या था आपकी लाइफ में कविताओं के साथ? देखिए, कोई भी लेखक कवि इसलिए नहीं बनता कि वो प्लान करके कविताएं लिखना शुरू करता है या गजलें लिखना शुरू करता है। कुछ लोग करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जो पहली कविता है वो तो लोरी है। माँ आपको थपकी दे के सुला रही है, या आप सुन रहे हैं, कानों में पड़ रहा है, या आप स्कूल कॉलेज में जब आप बहुत ही प्राइमरी एजुकेशन में जाते हैं, आपने भी पढ़ी होगी उठो लाल अब आंखें खोलो, या उस तरह की कविताएं, देख अम्मा देख बरस रहा है पानी, इस तरह की कविताएं बचपन में सुनी होंगी और उस समय रट्टा मार के हम लोग के एजुकेशन में याद कराई जाती थी। तो कविता से जो एक तुरंत प्रत्यक्ष मुलाकात तो स्कूल में होती है या
घर में होती है, गीतों के माध्यम से होती है। लेकिन मेरी जो कविता लिखने की जर्नी है, मुझे ऐसा कुछ बहुत ध्यान नहीं है कि कोई स्पोर्ट सा हुआ हो या कोई मुझे कोई बहुत ऐसी दुर्लभ चीज लग गई हो। लिखने का मन करता था, पढ़ता था तो लिखना शुरू कर दिया था। 96 में जब मैं 20 साल का था, पहली कविता नवांकुर करके कॉलम निकलता था कादम्बिनी, उसमें छपी थी। तो ऐसे लिखते थे, कवि हो जाऊंगा या कवि लिख करके कोई समाज में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, कर लूंगा, ऐसी किसी अवधारणा के साथ नहीं आया। लेकिन उस प्रोसेस में कवि लोग मिलते गए, कविता संग्रह, गजलें और तमाम सारी चीजें, पुराने ढंग की कविताएं, भक्ति साहित्य सब पढ़ा। वो एक स्पर्श याद आता। अच्छा, नवांकुर के बाद बात करें, नवांकुर से आपकी पहली किताब आने तक, अगर वो जर्नी आप साझा कर पाए, किस तरीके से? मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा उत्साह में, और मैंने किसी इंटरव्यू में कहा भी है कि मेरे पिताजी के मित्र होते थे हिमांशु जोशी। अच्छा, तो उनके सिफारिश पे किताब घर के सत्यव्रत शर्मा जी ने पहला कविता संग्रह यदा कदा प्रकाशित कर दिया था 97, 21 साल की उम्र में। वो एक, मुझे लगता है कि वो गलती थी, बहुत उतनी जल्दी नहीं प्रकाशित होना चाहिए। उत्साह रहता था, नए नए शब्द विषयों पर लिखने का उत्साह रहता था, कवियों को पढ़ता था। लेकिन ये सच बात है कि जब तक मेरा संग्रह नहीं आया था, मैंने किसी कंटेम्प्रेरी को उस समय, जो मेरे कंटेम्प्रेरी होते उस समय, उनको नहीं पढ़ा था। उसके बाद वो पढ़ने की प्रक्रिया चालू हुई। लेकिन जैसे कि आप पढ़ते हैं एजुकेशन में, तो निराला को, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, दिनकर को, सबको पढ़ रखा था। और एक बहुत सुंदर ढंग से कविताएं अपना आकार ग्रहण करती थी। कभी किसी का प्रभाव महसूस होता था, कभी किसी का प्रभाव महसूस होता था। धीरे धीरे जब थोड़ी सी एक तटस्थता सी आने लगी और ये लगने लगा कि मैं, मुझसे बेहतर कविताएं लिखी जा रही हैं दोस्तों द्वारा, सम वैसी कवियों द्वारा, तो उस समय जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो कुंवर नारायण जी का है। और कुंवर नारायण जी के साथ रहने का सौभाग्य मिला, उनके घर में MA की पढ़ाई की, तो फिर धीरे धीरे उसमें रम गया। बाद में एक दौर ऐसा आया कि सारे कवियों को, सारे महत्वपूर्ण हिंदी कवियों को, दूसरी भाषाओं के कवियों को, विदेशी कवियों को पूरा पढ़ लिया। और कुछ चीजें रह जाती हैं आपके साथ, तो मेरे साथ भी रह गई। अच्छा, आपने कुंवर नारायण जी का जिक्र किया, कुछ और कवि जिनके साथ रह कर, जिनके साथ आपने कुछ साहित्यिक यात्रा जी हो, इस तरीके की, जिन लोगों को हम लोग पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं? कविता में तो फिर साहित्य के जीवन में आ गए तो सारे कवियों का ही साथ हो गया। मेरे साथ में उस समय सीनियर ही होते थे, बोधिसत्व होते थे, आशुतोष दुबे होते थे, संजय कुंदन होते थे, सुंदरचंद ठाकुर, तो ये सब लोग लिख रहे थे। नीलेश रघुवंशी और मैंने साथ लिखना शुरू किया, हम लोग का साथ सब आया। तो मुझे लगता है कि सबको साथ में, सबके साथ बहुत सारे आयोजनों में गया हूँ, साहित्यिक समारोहों में गया हूँ, साहित्य अकेडमी के मंचों पे गया हूँ, तो सबके साथ ही मुलाकात रही। मैंने एक अपनी दादी के नाम पे एक ट्रस्ट बनाया था, विमला देवी फाउंडेशन, उसमें एक पुरस्कार गठित किया था अपने फोरफादर के नाम पे। उसकी जूरी में कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल, अशोक वाजपेयी, पंडित जी, विद्यानिवास मिश्र, निर्मल वर्मा, सब लोग थे। बारी बारी से वो चयन करते थे। तो मंगलेश डबराल जी अयोध्या आ चुके, उदय प्रकाश अयोध्या आ चुके, प्रयाग जी अयोध्या आ चुके, और रमेश चंद्र शाह, तो तमाम लोगों से, सीनियर लोगों से मिलने का मौका मिला। कवियों की सोहबत में जो सबसे आनंददायक जीवन व्यतीत हुआ वो कुंवर जी के साथ हुआ और केदार जी के साथ हुआ, केदारनाथ सिंह के साथ। केदार जी बहुत प्यार करते थे, कई बार मेरे घर आ चुके थे, तो वो एक आनंद है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी कवि की यात्रा में शामिल होकर के उसको समझना, परखना, उससे बेहतर एक पाठक की भूमिका होती है। क्योंकि आप, मेरा आज भी मानना है, मैं इस ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट हूँ, मैं किसी के जीवन को नहीं पढ़ता, मैं उस तरह से जजमेंटल नहीं होता कि रचनात्मक प्रक्रिया में आप किताब पढ़ रहे हैं तो उसके घर के बारे में जानना चाहें, उसके समाज के बारे में जानना चाहें, उसके अपहीवल्स को जानना चाहें। संघर्ष जरूर से पता लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ताका झाकी का शौक होता है, और फिर उसके तरह से वो नैरेटिव करते हैं। इन्होंने ये लिखा लेकिन ये तो इस सुख से भरे थे, इन्होंने ये लिखा लेकिन उन्होंने तो कोई क्रांति नहीं की। तो मैं उस तरह से नहीं सोचता था। मेरे लिए एक कवि का जो जीवन है वो उसकी रचनाओं में है। उदाहरण के तौर पर रघुवीर सहाय को मैंने बहुत पढ़ा। रघुवीर जी से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन रघुवीर सहाय की कविताओं में ही रघुवीर सहाय मिल जाते हैं। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में ही श्रीकांत वर्मा मिल जाते हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मगध संग्रह कैसा है और मगध से मुझे क्या मिलता है। मेरे लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कभी किसी राजनीतिक पार्टी के महासचिव रहे थे या उनके जीवन कैसे थे, वो सत्ता के साथ कैसे थे, वो बाहर कैसे थे। कविता में वो बात कह रहे हैं कि नहीं, कविता में वो आत्मसंघर्ष आ रहा है कि नहीं, कविता में वो विचलन दिख रहा है कि नहीं, कविता में वो बात दिख रही है कि नहीं, नैतिकता का पतन हो रहा है या कोई किसी मानवीय मूल्य का स्वीकार हो रहा है कि नहीं। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। मैं इस तरह से यात्राओं में अपने सहयोगियों के, अपने समवयसियों के, कभी इस बात के लिए नहीं उत्सुक हुआ, आज भी नहीं होता कि
अगले का जीवन कैसा है। उसका जीवन नितांत व्यक्तिगत है और उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने जीवन को कैसे बरतता है। कई बार लोग अपने जीवन के संघर्षों को भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके परोसते हैं और वो बहुत तालियां लूटते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, मेरे लिए मैं बहुत मेहरबानी और बहुत क्षमा याचना के साथ कहूंगा, एक कवि की कविता, एक उपन्यासकार का उपन्यास, उसका विचार, उसका कथ्य, उसका शिल्प, उसकी अंतर्ध्वनि महत्वपूर्ण है बनिस्बत इस बात के कि वो व्यक्तिगत जीवन में कैसा है, या अगर वो आपके साथ सहयोगी नहीं रहा है, वो आपके साथ सहयात्री नहीं रहा है, तो किसी काम का है या नहीं। इस तरह से देखें तो हम ना कबीर के जन्म में हुए, ना हम जयशंकर प्रसाद के दौर में हुए, ना हमने निराला जी को देखा, ना हमने तुलसीदास को देखा, लेकिन वो आंच आज महसूस होती है। हमको लगता है बिल्कुल बगल में, बिल्कुल मेरे पड़ोस में, या जब मुझे कोई समस्या है तो मुझे कबीर राह दिखाते हैं। तो क्या जानने की जरूरत है कि कबीर के अंतर्द्वंद क्या थे। वो अंतर्द्वंद भी दरअसल उनके दोहों, सवैयों में, उनके सोरठों में, उनकी कविताओं में दिखता है। नहीं बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है जिस टाइम पे जो आजकल की पीढ़ी है वो 30 सेकंड के रील से अपने आदर्श बदल लेती है। उसको कोई दूसरी रील अच्छी मिल जाती है, वो आदर्श उनका चेंज हो जाते हैं। लेकिन आपने अच्छी बात बोली कि किताबें पढ़नी चाहिए, उनकी व्यक्तिगत लाइफ या फिर वो जो कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में जो जिंदगी दिखाई गई, उस जिंदगी से किसी को भी जज ना करें। नहीं, और एक बात और भी है अंकुर जी कि आपने कहा 30 सेकंड में उनके विचार बदलते। मैं कहता हूँ विचार भी बदल जाए कोई बात नहीं, रुचियां बदल जाए कोई बात नहीं, लेकिन कहीं तो आप आके ठहरेंगे। कोई तो ऐसा प्रस्थान बिंदु होगा, कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम होगा जहां पे आप किसी रील को देख के इन्फ्लुएंस होंगे, जहां किसी अच्छे विचार को देख के इन्फ्लुएंस होंगे कि नहीं, ये मेरे काम का है, मैं इसे अपने लिए रख लेता हूँ। क्योंकि जो घटना घटनी है आपके जीवन में, अच्छी या बुरी, वो कुछ क्षणों के महत्व में ही गुजरती है। उसके लिए घंटों की जरूरत नहीं है। किसी किताब को, किसी उपन्यास को, बहुत बहुत ही प्रशंसित कहानी को भी आप उठाना पढ़ना शुरू करते हैं और आपको अपनी बुद्धि पे शक होने लगता है कि अरे यार, ये इस कहानी की तो बड़ी चर्चा है, 5 पन्ना पढ़ गया, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, या इस उपन्यास में आनंद नहीं आ रहा है, या हो सकता है उस समय आपकी मानसिकता उसको पढ़ने के लिए तैयार ना हो। मैं ये भी कहता हूँ, ये निहायत व्यक्तिगत है कि किसी भी कृति को लेकर के बनाई गई अवधारणा निहायत व्यक्तिगत होती है। वो सब पे उसको, उसका साधारणीकरण करके उसको किसी पे आरोपित नहीं किया जा सकता। और कोई किताब या कोई रचना आपको समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि वो रचना नहीं खराब है, आपकी समझ का कोई खोट है, आप ही उसके उस विचार तक नहीं पहुंच पा रहे। तो हमेशा खुद पे शक करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, मैं जो भी गुन रहा हूँ, वो मेरे लिए कितना काम का है। और आपके काम का भी नहीं है तो भी वो महत्वपूर्ण है। हो सकता है वो किसी साधारण व्यक्ति के काम का हो, वो साहित्य का व्यक्ति ना हो, लेकिन उसने उसकी दिशा और जिंदगी बदल दी। बिल्कुल, साहित्य भी ऐसा होना चाहिए, ये जो लिख रहे हैं उनकी तरफ से भी, कि हम लोग किसी से बात भी कर रहे थे कि एक वो जो कहीं पे भी एक छोटा बच्चा भी है या फिर किसी भी ग्रुप का है जिसका एजुकेशन भी बहुत हाई एंड नहीं है, उसको भी वो चीज समझ में आए, और एक साइंटिस्ट को उसको भी वो चीज समझ में आए। फिर विधाओं की बात करें, अगर आप कविताएं भी लिखते हैं, आप गद्य भी लिखते हैं, तो एक तो अगर कविताओं के अंदर जाएं तो आप किस विधा में सबसे ज्यादा लिखना पसंद करते हैं और उसका कारण क्या है? कैसे उस विधा को आपने इतना ज्यादा अडॉप्ट किया, या फिर वो उसके लिए ओपन रहते हैं हमेशा? मैंने कभी फार्मूलाबद्ध लेखन नहीं किया। मैंने कभी ये अपनी तैयारी जरूर की किसी सब्जेक्ट को ट्रीट करते समय। सब्जेक्ट अपनी डिमांड खुद करता है कि वो गद्य में आकर के लंबी जीवनी का हिस्सा बनेगा, वो गद्य में आके एक विचार, ये किसी वैचारिक निबंध का मामला बनेगा, या ये सब्जेक्ट कविता में ही डील किया जा सकता है। जैसे मैं बहुत सारी कहानीकारों का और बहुत सारी कहानियों का अतिरेकी प्रशंसक रहा, लेकिन मुझमें ऐसा कोई गुण नहीं है कि मैं कहानी लिख सकूं। ऐसा मुझे लगता है। मैं कहानियां नहीं लिखता, मैं कहानियां बहुत पढ़ता हूँ। इसी तरह से मुझे कविताओं के लिए लगता है कि कविताएं जब आप लिख रहे हैं तो ये सोच के, इस प्लानिंग से अपने राइटिंग टेबल पे नहीं बैठता कि आज तो साहब 3 कविताएं पूरी करनी, या आज तो, या इस साल भर के इस एजेंडे में मुझे कविता संग्रह ले आना है। मेरा पिछला कविता संग्रह 2011-12 में आया था, विभास। उसके बाद मेरा कविता संग्रह सीधे 2014 में आया। बीच में 12-13 साल का वक्फा बीत गया, जिसमें मैंने कविताएं भी बहुत कम प्रकाशित करवाई। और जब संग्रह आया तो पूरी 100 कविताओं का संग्रह आया। तो मैं इस मामले में बहुत धैर्यवान व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है लिखते रहो, अपने ढंग से लिखते रहो। जब आपको लगे कि नहीं, अब ये बात समाज तक जानी है, आपके पाठकों तक जानी है, ये बात आप कुछ नए ढंग से कह रहे हैं जो दूसरे लोगों ने दूसरे तरह से कही है, तो दिखिए। नहीं तो कागज को काला करने की जगह और पर्यावरण का विनाश करने की कि आप लिख लिख करके पाटते रहे, कोई जरूरत नहीं है। स्वांता सुख सृजन में कोई क्यों आता है? साहित्य में कोई क्यों रमता है?
उसका एक वो प्रति संसार रचता है, वो एक पैरेलल वर्ल्ड में जाता है जो सामान्य दुनिया में आपको नहीं मिलता, और उसमें उसके नायक, उसकी नायिकाएं, उसके किरदार बनते हैं। हाँ। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आप लिखकर ही तैयार कर सके। कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसपे किसी दूसरे ने लिखा है और आपको लगता है कि क्या बात है, क्या सुंदर बात कह दी है, मेरे को कहने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं पुराण और उपनिषद पढ़ता हूँ, उसकी कहानियां पढ़ता हूँ, तो मुझे दो लोग समझ में आते हैं। एक रांगे राघव, जिन्होंने कहानियां लिखी, पौराणिक कहानियों को बिल्कुल नए ढंग से रखा। अब तो अंग्रेजी में बहुत चलन हो गया है, लेकिन आप रांगे राघव का उठाइए, प्राचीन ब्राह्मण कहानियां, प्राचीन आरण्यक कहानियां, प्राचीन उसकी पौराणिक कहानियां, तो उसमें आनंद आता है। और उसी तरीके से जब मैं कठोपनिषद पर आधारित कुंवर नारायण जी का आत्मजयी देखता हूँ, यम और नचिकेता का संवाद, तो मुझे लगता है कि इस फिलॉसफी को कितने खूबसूरत ढंग से वो बरत रहे हैं। तो मुझे अब जरूरत नहीं है कि मैं यम और नचिकेता पे लिखूं। ऐसा नहीं कि मैं लिख नहीं सकता, मैं लिखूंगा तो मेरा पर्सपेक्टिव होगा। कोई दूसरा कवि या उपन्यासकार यम और नचिकेता के प्रसंग पे कोई बहुत सुंदर उपन्यास लिख सकता है, लेकिन मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है कि कठोपनिषद पढ़ने के बाद और आत्मजयी पढ़ने के बाद मेरे लिए उस सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरी हो गई। अब मुझे वो और ढंग से नहीं लुभाने वाली। इसी तरीके से मुझे लगता है कि जो मैं लिख रहा हूँ, जो आपने पूछा कि विधाओं में आप रमण करते हैं, विधाएं खुद का अपना स्पेस चुनती हैं, मैं उसके लिए उनको स्वतंत्र छोड़ता हूँ, और मैं बहुत जिगजैग ढंग से लिखता हूँ। आज कविता लिख ली, 2 दिन बाद संगीत पर टिप्पणी लिख दी, किसी दिन कोई किताब का रिव्यू कर दिया, कभी कोई जीवनी पे काम कर रहा हूँ, किसी के साथ डायलॉग पे काम कर रहा हूँ, तो करते ही चला जा रहा हूँ। मैं ये सोच के प्लान करके नहीं करता कि मुझे इस तयशुदा समय सीमा में ये काम परोसी देना। अच्छा, एक चीज और है कि आपके अगर किताबों पे आए, अपने लता जी के साथ में, गुलजार साहब के साथ में एक लंबा समय गुजारा है जब वो किताबें लिख रहे थे आप, तो अगर आज के मोमेंट्स आपसे कुछ लर्निंग्स पूछे, आपकी क्या जो आपको आज तक भी कहानियां वो याद है कि आप उनसे कुछ लेके आए, कुछ चीजें अगर साझा कर पाए। एक तो अपने काम के प्रति जुनून, दोनों 80+ की अवस्था में जब सब कुछ पा चुके थे, एस्टेब्लिश हो चुके थे, अपने काम को बिल्कुल नवयुवक नवांकुर की तरह देखने का भाव, कि लता जी से किसी गाने की चर्चा करो तो उसी तरह से चहकती हुई बात करती थी जैसे 1950 में जब अपने संघर्ष के दौर में कर रही होती थी। कोई अंदर से ये नहीं है कि मैं कहीं मुकाम पा चुकी हूँ। वो क्रिएटिविटी को लेके उनकी प्यास, ये एक चीज सीखी। दूसरा, अनुशासन, अपने काम को लेकर के, उसके प्रति व्यवहार को लेकर के, उसको समाज में देने को लेकर के, ये 2 चीजें देखी। और तीसरी, विनम्रता। मैं ठीक हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ, मुझसे बेहतर, मुझसे पहले के लोगों ने काम किया, और उनको एहतराम करना, उनको याद करना। लता मंगेशकर का अपनी सीनियर गायिकाओं को याद करना, गुलजार साहब का अपने सीनियर गीतकारों और शायरों को याद करना, ये मुझे बहुत अचंभित करता है। और मैं करीब हर इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि वो पीढ़ी कहाँ गई जो इस तरीके से सराहने का भाव रखती थी। आज आदमी आत्म केंद्रित है, आत्ममुग्ध है, और बहुत से छोटे से स्पेस और लोकेल में दौड़ रहा है। वो उसको लगता तो है कि वो किसी चूहा दौड़ में है, लेकिन दरअसल वो अपने ही रेस में फंसा हुआ है, वो अपने ही कुएं से बाहर नहीं निकल पा रहा, जबकि कुएं के बाहर बहुत बड़ा संसार है। मेरा अपना मानना है कि कुएं के बाहर निकलिए, उस संसार से मित्रता करिए, उनके सहकार में बैठिए, आनंद लीजिए, और जिन लोगों ने और भी सब्जेक्ट्स में लिख दिया है उसका उत्सव मनाइए। आपको कोई चीज लगती है कि इस उत्सव में ये चीज की कमी है या ये चीज मुकम्मल नहीं है, तो आप उसको अपनी तरफ से पूरा करें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप ही जो कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, या आपके करे बगैर इस दुनिया में साहित्य का या कलाओं का संस्कार नहीं बनने वाला था, तो आप गलती पर हैं, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, अगर किताबों से हटें, आप एक शब्द अयोध्या का जिक्र करें, क्या आता सबसे पहले दिमाग में, अगर उसको व्याख्यायित करना हो? मेरा शहर है, मैंने जन्म लिया है, मेरी जन्मभूमि, भगवान श्री राम लला का शहर है, मर्यादा पुरुषोत्तम की अंतर्ध्वनियों वाला शहर है, बहुत सारे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान है, बाबा बैरागियों का शहर है, अवधूत लोगों का शहर है, पढ़े लिखों का शहर है। तुलसीदास जी यहीं से लिख करके पहले 3 कांड लिख करके काशी गए। तो मुझे लगता है कि एक निरपेक्ष भाव से बिल्कुल साधारण ढंग से जीने वाला शहर है, धैर्य की साधना का शहर है। रामलाल ने जिस तरह से, भगवान श्री राम ने जिस तरीके से 14 वर्ष वनवास काटे, और वनवास में भी अप्रतिहत रहे, लौट करके भी आए तो अप्रतिहत रहे। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों का स्वभाव ऐसा है। जो रामराज्य की अवधारणा है वो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वो हायरार्की है कि इस तरह का एक राज्य होना चाहिए। राम राज्य का अर्थ यह है कि
राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम, एक शीलवान, धैर्यवान, त्यागशील व्यक्ति अगर शासन कर रहा है, उसके समय का समाज कैसा है। तो एक तरह के वो एक तरह की सोशियो पॉलिटिकल स्टडी है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में अगर राम राज्य की बात कहते हैं हम लोग, तो जो आदमी त्याग कर सके, जो आदमी क्षमा कर सके, जो आदमी वीतरागी हो सके, जो आदमी धैर्य को जीत सके, जो आदमी अनुशासित रह सके, जो आदमी किसी के प्रति कटुता न रखे, उस आदमी को सत्ता दो, तो वो राम राज्य ला देगा। मुझे इस बात का बहुत गौरव है कि मैंने अयोध्या में जन्म लिया। मुझे अपना छोटा सा शहर बहुत प्रिय है और मैं किसी भी महानगर में टहल के आता हूँ तो लौट के अपने घर आने का मन। अच्छा, जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं, मान लीजिए आपको और उनको नहीं पता है अयोध्या के बारे में, अगर उनको कुछ बोलना हो कि आप अयोध्या आए और कुछ आपको 2-3 पॉइंटर्स बोलने हो कि आपने काफी सारी वजहें बताई, 3 वजहें खास हैं इसकी वजह आपको अयोध्या आना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं कोई टूरिस्ट गाइड नहीं और ना मैं कोई इन्फ्लुएंसर साहित्य के कि मैं ये कहूँ कि आप अयोध्या आइए। आपका मन हो तो आप अयोध्या आइए, आपका मन नहीं हो तो अयोध्या मत आइए। आप इसलिए आइए कि एक जो सनातन संस्कृति सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रामचरितमानस लिखा गया, उसका नायक वहां रहता था, उसने वहां जन्म लिया था, तो उसके लिए आइए। आप उससे मिलने आइए कि मेरा कवि मित्र यतीन्द्र मिश्र अयोध्या में रहता है, उसके लिए आइए। आप छोटे शहर में सरयू देखने के लिए आइए। आप एक दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, चंडीगढ़, हैदराबाद की धूल, धूप, पोल्यूशन भरे सड़कों को छोड़ करके आनंदित होने के लिए आइए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि अयोध्या आइए, ये मेरा काम नहीं है, ये टूरिज्म वालों का काम है। बिल्कुल। और ये उनका काम है जो YouTube चैनल बना करके किसी शहर को बताते हैं कि यहाँ पे ये व्यंजन बिकता है, यहाँ पे ये मिलता है। अगर आपको ऐसे लोगों से मिलना है कि उनका नुकसान भी हो गया, वो कहते ठीक है जाने दो, जो मेरे भाग्य में था, वो कहीं से वो रामलला वाला भाव कि सब ठीक है, कष्ट में भी खुश हैं, अगर उस मानसिकता को पढ़ने का मन है तो अयोध्या जरूर आई। अच्छा, वापस आपकी किताबों की तरफ आते हैं। अभी हाल फिलहाल में किताब आई है बिना कलिंग विजय के, क्या है किताब? कविता संग्रह है मेरा, पिछले 12-13 सालों का। इसमें सारे कविताएं जो लगातार लिखता है। आखिरी आपकी शायद आपने बताया 2011 का। हाँ, वही विभास आई थी 11 में। उसके बाद 2024 में आई, तो करीब 13 साल के बाद ये आया है। और इसमें एक खंड जरूर है जो मैंने बाद में लिखा, जो मेरी माँ की मृत्यु के बाद है, क्योंकि पिछले वर्ष मेरी माँ नहीं रही, तो उनके साथ जो एक कनेक्ट था, तो अंत के खंड में वो 15 कविताएं हैं। और भी कविताएं थी लेकिन मैं 15 ही रखी। लेकिन ये 100 कविताओं का संग्रह है और इसमें भारतीय संस्कृति, वांग्मय, कलाएं, पौराणिक संदर्भों के आधुनिक संस्पर्श, अगर भारतीय ढंग से कोई शब्दावली ढूंढनी है कविताओं की तो इस संग्रह में। कुछ आपकी कविताएं अगर आप साझा कर पाए। मैं एक चीज और देखता हूँ, आप जब कविताएं लिखते हैं तो मोस्टली फ्री वर्ड्स में होती है कविताएं वो। जी। उसका कोई विशेष कारण है? मैंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। मैंने एक गाना लिखा है श्री राम जी के आगमन के बाद प्राण प्रतिष्ठा पे, जिसे शंकर महादेवन, अनुराधा पौडवाल, मालिनी अवस्थी और तमाम सारे लोगों ने उसको गाया है, सोनू निगम ने गाया है। तो वो जो मैंने लिखा है वो वायरल हुआ है, टाइम्स म्यूजिक में निकाला वो हमने देखा सर, सभी ने देखा होगा। तो मैंने बहुत सारा ऐसा काम किया है, लेकिन जो चलन है मैं उसमें इस तरह की कविताएं लिखता हूँ। मुझे ये कविताएं भाती हैं, आधुनिक कविताएं भाती हैं। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कुंवर नारायण जी, केदार जी के सोहबत में पला बढ़ा हूँ। और इसका एक कतई मतलब नहीं है कि जो गीत लिखे जाते हैं उन गीतों का अपना महत्व नहीं। मैं गीतों को बहुत पसंद करता हूँ, गीतकारों को बहुत पसंद करता हूँ, फिल्म गीतों को बहुत पसंद करता हूँ, उन लिरिसिस्ट को भी देखता हूँ। छंदबद्ध कविताएं भी बहुत सारी लिखी हैं जो पिछले संग्रह में थी, ड्योढ़ी पर आलाप में। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद आधुनिक ढंग से जो एक तरीका है लिखने का वैचारिक कविताओं को, तो वो उसमें वैसे। अगर कुछ कविताएं साझा कर पाए, साझा कर पाए मतलब उनका नाम बताना है कि पढ़ना है? नहीं, अगर पढ़ सके आप मैं पढ़ देता हूं। आपकी पसंदीदा जो भी हो, खास पसंदीदा तो सारी ही है जो मैंने इसमें रखा है, लेकिन मैं 1-2 कविताएं पढ़ देता हूँ। पहला तो यही पढ़ देता हूँ, बिना कलिंग विजय के। हर महत्वाकांक्षी मन अशोक होता है, अक्सर परिणति होती कलिंग। हर महत्वाकांक्षी मन अशोक होता है, अक्सर परिणति होती कलिंग। आकांक्षा आरोहण के लिए इतिहास में हर बार चारों तरफ भेजे जाते महेंद्र और संघमित्रा। जीता जाता इसी तरह पूरा विश्व शांति की आस में हिंसा के उपरांत। जीता जाता इसी तरह पूरा विश्व शांति की आस में हिंसा के उपरांत। स्पर्धा से परे कामना वाला जीवन अप्रतिहत रहता है सदा। दुरभिसंधियों और राज्य विस्तार से अनासक्त रहा आया मन। बुद्ध की तरह अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठा, मधुमालती लताओं से आच्छादित, पूछता स्वयं से अपने होने का मर्म। बिना कलिंग विजय के भी जिया जा सके बाकी का सारा जीवन।
तो एक ये शानदार। एक कविता है। अब जैसे एक ये कविता मैंने लिखी, तो ये एक उदाहरण है कि इस तरह की बहुत सारी कविताएं हैं। सरोवर व्यथा, जो पौराणिक संदर्भ हैं उनको लेकर के मैंने कुछ बात कही। प्रेम की साक्षी अनामिका में सुशोभित अंगूठी शकुंतला की, सरोवर के जल में उतरते ही निगल गई उसे एक मछली। सरोवर में ही उत्पन्न श्वेत कमल नाल में छुपे रहे इंद्र शची के वियोग। एक सरोवर के पास मूर्छित पांडव पुत्रों में ज्येष्ठ करते रहे यक्ष के प्रश्नों का समाधान। जहाँ भूल से वध हुआ उस सुकुमार बालक का, वो भर रहा था जल अपने माता पिता की तृषा बुझाने को, वहां भी सरोवर की उपस्थिति थी। सरोवर के अनेक छंद, अनसुलझी कथाएं, जल और बहाव के तक कदाचित ढेरों प्रसंग से परंपराओं के रंगमंच की जाने कितनी कृतियां जन्म लेती हैं। बस उसमें नहीं होता कोई संकेत सरोवर की व्यथा का। क्या बात, शानदार। अच्छा सर, कोई रचना, हमेशा हम जैसे साहित्यकारों से बात करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई रचना होती है तो गढ़ रहे होते हैं, वो एक अधूरी पड़ी होती है जिंदगी में, कोई ना कोई ऐसी रचना होती है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी रचना किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर रह गई हो, किसी विशेष वस्तु के ऊपर रह गई हो? ये बहुत सामान्य सी बात है। आप अपने जीवन में तमाम सारी छोटे बड़े संभावनाओं को लेके, छोटे बड़े स्वप्नों को लेके आगे जाते हैं। मान लीजिए कि आप कवि नहीं है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, फिर भी आप निकलते हैं तो आपको लगता है, अगर आपके पिता माता आप उन पे आश्रित हैं, लेके जा रहे हैं आपको एक शर्ट दिलाने के लिए, आपका मन है कि मैं आज ब्लैक कलर की शर्ट खरीदूं, और माता पिता के दबाव में आपको ब्लू कलर की शर्ट खरीदनी होती है। आप उसको भी खुशी से लाते हैं, लेकिन वो काले को पाने का स्वप्न बचा रहता है। तो मुझे लगता है कि जैसे जीवन में तमाम सारी चीजों के स्वप्न बचे रहते हैं, आप एक बजट करके कोई सामान खरीदने जाते हैं अपनी भौतिक पसंद की चीज, और बाजार के पास उससे ज्यादा दिखाने को है। फिर आपको पसंद आती है आपके बजट के बाहर की चीज, और फिर आप अपने बजट की सीमा में लौट करके वो लेके आते हैं कसक के साथ कि कभी पैसा होगा तो मैं वो भी खरीदूंगा। तो जीवन तो हमेशा अपूर्णता के साथ चलता है। और मैं कोई बहुत अनूठा कवि नहीं होऊंगा कि जिसकी कविताएं अधूरी पड़ी हैं, जिसके विचार अधूरे पड़े हैं। मैंने बहुत मन था कि मैं किशोरी अमोनकर जी पे किताब लिखूं, उन्होंने हामी भी भर दी थी, लेकिन उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई और वो बात रह गई, वो नहीं कर पाया। मैं बहुत सारे ऐसे कलाकारों की जीवनियां लिखना चाहता हूँ जिसमें पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, या वे स्वयं जीवित नहीं है, या उनके परिवार से कोई इस तरह का मामला है कि वो आपको क्लियरेंस नहीं दे रहे। आजकल तो सब कुछ करना पड़ता है, तो बातें अधूरी रह जाती हैं। आप एक सब्जेक्ट उठाते हैं कविता लिखने के लिए, कविता कहीं और चली जाती है, वो सब्जेक्ट धरा रह जाता है। आपके साथ बहुत होता होगा, आपने किया। और ये छोड़ दीजिए, पढ़ते हुए आप 10 किताबें खरीद के लाते हैं बहुत उत्साह से, और कुछ किताबें अपने को पढ़वा लेती हैं, कुछ किताबें पढ़ी जाने के प्रतीक्षा में सालों गुजार देती हैं, आप पढ़ नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि वो किताबें आप पढ़ नहीं सकते, या ऐसा नहीं है कि उन किताबों में ज्ञान नहीं है। वो पता नहीं प्रकृति का कौन सा दबाव होता है कि वो हमेशा वो टलता रहता है, और कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बाहर आता है, नहीं भी आता है। कई दफा कोई साधारण सी किताब, कोई साधारण सा गीत, कोई साधारण सा सिनेमा आपको इतना पसंद आता है कि आप उसे बार बार देखते हैं। रील में भी उसका सीन आ जाता है तो आप 2 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए ठहर जाते हैं। तो ये तो जीवन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं, हमेशा छूटेंगी ही। आपका खुद का जीवन यही छूटने वाला है, आपका कृतित्व ही छूटने वाला है। एक दिन तो आप इस दुनिया को अलविदा कह के जाएंगे। तमाम सारे असहमतियों के बावजूद आप मित्र बने रहते हैं, कुछ मित्रों के, बचपन के मित्रों के। कोई राह में छूट जाता है, कोई आपसे ज्यादा सफल होकर आगे निकल जाता है, आपको दो राहे पे छोड़ देता है। किसी को आप सॉरी कहना भूल जाते हैं, किसी को आप धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, किसी को आप जानबूझ के उसके आगे नहीं झुकते कि आपकी हेठी होगी। तो हम लोग बहुत सारी दुर्बलताओं से बने हुए लोग, हर चीज और परफेक्शन की तलाश एक यूटोपिया है। परफेक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं। और हाँ, कविता के उस संसार में हम दी बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने ढंग से, अपनी कमियों को भी ढांकते हुए, अपनी गलतियों को भी दरगुजर करते हुए कुछ ऐसा लिखते हैं जो शाश्वत है, जिसका अर्थ सार्वभौमिक है, जो लोगों की करुणा के साथ, जो लोगों की मानवीय संवेदना के साथ जाता है। लेकिन आपके जीवन में वो नहीं है, या आपके जीवन में आने में उस धैर्य को समय लगेगा। कई दफा ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं गद्य लिखता हूँ, लिख गया, 4 महीने बाद उसको पढ़ा तो मुझे लगता है इस सेंटेंस में ये शब्द कहाँ से आ गया, ये शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन वो किस दबाव के साथ, किस आपके मानसिक चर्निंग के साथ आता है,
आपको नहीं पता होता। तो ये बहुत ही एक तरह से क्रिएटिव और अनबायस्ड और स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और आप अगर ये करते हैं साहस कि अगर आप एक जैसे आप पंसारी की लिस्ट बना के माँ की ले जाते हैं कि ये चीजें इस महीने के राशन तक खत्म है, लेके आओ। अगर आप पंसारी की लिस्ट बनाने बैठे हैं अपनी कविताओं के लिए, ये लिखा नहीं है, लिखना है, ये सब्जेक्ट छूट गया है, ये लिखना है, ये सब्जेक्ट पे फलाने ने अच्छा लिखा है, मुझसे उससे बेहतर लिख देना है, तो फिर आप गलती पे हैं। फिर आप कोई एजेंडा तो ड्रिवन है, लेकिन आप पोएट नहीं। अच्छा, आपने कई बार अभी जो चर्चा की उसमें जीवन का जिक्र किया। अगर हम लाइफ में बात करें या फिर आपके अनुभवों के हिसाब से, चाहे वो साहित्यिक अनुभव हो, आध्यात्म भी आपने काफी अच्छी तरीके से पढ़ा, तो आध्यात्मिक अनुभवों के हिसाब से, साहित्यिक अनुभवों के हिसाब से अगर बात करें हम, तो एक सार्थक जीवन क्या होता है? सार्थक जीवन बहुत सरल और सहज होता है, जिसको साध पाना बहुत कठिन प्रक्रिया। सार्थक जीवन वही है ना आप बेईमानी ना करें, सबसे पहले तो अपने आप से ना करें, अपने से करना बंद किया तो आप दूसरों के साथ भी नहीं करेंगे। ईमानदार है, किसी को चोट ना पहुंचाए, किसी का दिल ना दुखाए। वही बातें जो आपके माँ बाप सिखाते हैं, वही बातें जो आपका एक अच्छा शिक्षक आपको सिखाता है, बहुत बेसिक्स, वही बातें जो साहित्य सिखाता है, वही बातें जो धर्म गुरु और तमाम सारे वैचारिक लोगों ने कही है, वही बातें जो रामायण, बाइबल, गीता सब में लिखी हुई। यही सार्थक जीवन है। ये सार्थकता है कि अंकुर मिश्र मेरे पास आए और एक अच्छा अनुभव लेके यहाँ से जाएं कि बहुत दिनों बाद यतीम से मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी बोझ के साथ, किसी दबाव के साथ, किसी दुख के साथ, किसी ऐसी बात के साथ जिसमें आपका मन नहीं रमा और आपको लगा ये अयोध्या आना सार्थक नहीं रहा, तो मेरा जीवन अकारथ गया। आप आधे अधूरे मन से आए हो अयोध्या और आप प्रफुल्लित होकर लौट जाएं, तो मेरा जीवन सार्थक। ऐसे ही मानता हूं। जब भी हम साहित्य की बात करते हैं तो एक हमेशा रहता है कि वो इमोशंस की वजह से लिखा जा रहा है। किसी की कविताओं की तरह, खासकर कविताओं की जब बात करते हैं तो उसमें बात होती है कि किसी का आजकल जैसे प्यार मोहब्बत की बात करते हैं तो किसी का ब्रेकअप हुआ होगा या कुछ इमोशंस ऐसे रहे होंगे लाइफ में, किसी का किसी वजह से दुखी रहा होगा, इमोशंस की वजह से कविताएं गढ़ी जा रही। तो दो चीजें मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ। पहला तो क्या इमोशंस का होना, मतलब इस तरीके की जो नेगेटिव एस्पेक्ट में हमेशा बात होती है कि किसी का ब्रेकअप होना, किसी का दुखी होना, क्या कविताओं को लिखना के लिए जरूरत है? पहली चीज, क्या आपकी जिंदगी में भी इस तरीके के कभी पड़ाव आए? ऐसे पड़ाव प्रेम के ब्रेकअप जैसे नहीं आए। मैंने प्रेम नहीं किया तो प्रेम का ब्रेकअप नहीं आया, लेकिन प्रेम को मैंने सार्वजनिक तौर पे ये स्वीकारता हूँ कि मैंने अपने परिवार को बहुत प्रेम किया, अपनी माँ को बहुत प्रेम किया, अपनी दादी को बहुत प्रेम किया। मेरी माँ छोड़ के चली गई, मेरी दादी छोड़ के चली गई, मेरी बुआ छोड़ के चली गई, जिसका दुख है मेरे जीवन। और ब्रेकअप अगर आपका हुआ है या आपके जीवन में आपका कोई साथी भी छुड़ गया है, वो एक नकारात्मक ध्वनि पैदा कर रहा है, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। निराला जी की सरोज स्मृति अपनी बेटी की मृत्यु का आख्यान है, और क्या सुंदर एलिजी है। मीर का एक शेर है, इश्क मीर एक भारी पत्थर है, कभी तुझ नातुआ से उठता है। तो प्रेम के टूटे होने की तो शायरी तो बहुत महान शायरी है, तमाम लोगों ने लिखी है। सौदा है, मीर है, जौक है, गालिब है, कौन नहीं है, हैदर अली आतिश हैं, तमाम सारे बड़े लोगों ने लिखा, बाद तक लिखा गया। हिंदी सिनेमा के अगर मनोरंजक पहलू पे जाएं, फिल्मों में प्रेम दिखाते हैं, फिल्मों में ब्रेकअप दिखाते हैं, फिल्मों में त्रिकोणीय संबंध दिखाते हैं, फिल्मों में पैरेलल दो धुरों में बढ़ते हुए प्रेमी प्रेमिका दिखाते हैं। और सैड सॉन्ग कितने महान लिखे गए हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, जब प्यार किया तो डरना क्या। मतलब क्या मेलोड्रामेटिक सीन है कि अनारकली डांस कर रही है अकबर के बादशाह के दरबार में और चुनौती देते हुए अपने प्रेम का मुजाहिरा कर रही। बहुत महान गीत है। तो साहित्य जो है वो नकारात्मकता की छवि को भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा में कन्वर्ट करते हुए लोगों को जीने का संदेश देता है। वो एक बहुत सुंदर सवाल है आपका प्रेम को लेके। एक फिल्म गीत का ही बात चर्चा करूंगा। सरस्वती चंद्र में एक गीत है इंदिवर साहब का लिखा हुआ, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। अब आप ये बताइए, अगर ये फिल्म में ना आता, एक फिल्मी सिचुएशन में फिट ना होता, इंदिवर इसे एक नॉन फिल्म गीत की तरह परोस देते, क्या ये महान गीत नहीं था? बिल्कुल है। क्या इसमें जीवन को बचाने की वो संभावनाएं नहीं देखी गई है? नीरज जी का गीत है, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, क्या महान गीत है।
तो मेरा ये मानना है कि साहित्य नकारात्मक नहीं हो सकता। नकारात्मक चीजों से भी सकारात्मक कौंध प्रकाश कैसे पैदा की जाए, ये एक शायर का काम, ये एक उपन्यासकार का काम, ये एक कला में रत व्यक्ति का काम, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, ओके, आप अगर यतीन्द्र मिश्रा नहीं होते, हाँ, तो तब भी क्या साहित्य और मतलब दूसरे तरीके से आपके साथ होता, क्या होता? अगर मैं यतीन्द्र मिश्रा नहीं होता और मुझे मौका मिलता तो मैं एक शास्त्रीय गायक बनने की कोशिश करता। मुझे शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद है और मैं सुर में नहीं हूँ, गुनगुना लेता हूँ अपने बाथरूम में। तो मुझे जब मैं बड़े बड़े गायकों को सुनते हूँ गाते हुए, तो मुझे लगता है कि काश ऐसा गला मेरे पास होता, ऐसे गुरु मेरे पास होते कि मैं संगीतज्ञ बनता। हाँ। तो मैं संगीत सीखता, लेकिन जो मुझसे नहीं हुआ मैं उसके पीछे नहीं दौड़ता। तो मैं संगीत सुनता हूँ और फिर मुझे बहुत वही लगता है कि क्या बढ़िया उस्ताद राशिद खान गा रहे हैं, संजीव अभ्यंकर गा रहे हैं, राहुल देशपांडे गा रहे हैं। तो मैं इस तरह से नहीं सोचता हूँ। जो मुझे मिला ईश्वर की बड़ी कृपा है, मित्रों का सहयोग है और हमारे पाठकों का प्यार है। लेकिन ये सोच के मैंने जीवन नहीं शुरू किया था कि मैं रचनाकार हो जाऊंगा। कोई भी नहीं शुरू करता। बिल्कुल। जो आप अपनी किताबें लिखी, वो लता जी की हो या फिर और भी जो जीवनियां लिखने की कोशिश की, क्या थॉट प्रोसेस था? दस्तावेज बनाना है, लोगों तक इनकी जो कहानियां हैं नहीं पहुंच पाई? नहीं, मुझे ये लगता है अंकुर की हिंदी में, खास करके हिंदी भाषा में, क्षमा चाहते हुए, हमारे यहाँ दस्तावेज बनाने के आर्काइविंग का काम नहीं हुआ। जिस तरह से अंग्रेजी में रिसर्च बेस्ड किताबें लिखी जाती है, अब तो हिंदी में बहुत शुरू हो गया, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने बहुत सारे सब्जेक्ट पे काम किया है। लेकिन जब भी मैं संगीत पे पढ़ता था, सिनेमा पे पढ़ता था, मैं बता रहा हूँ 1999-2000 की बात, तो हिंदी में नॉन फिक्शन का बाजार नहीं था। हिंदी में कहानियां लिखी जा रही थी, हिंदी में उपन्यास, कविताएं बहुत लिखी जा रही थी, नाटक लिखे जा रहे थे। आज बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, उनसे बात करो तो पूछता हूँ कि क्या कर रहे हो? हम OTT के लिए कंटेंट जनरेट करते हैं। उनको इस कविता से कोई लेना देना नहीं, कहानी से। वो OTT के हिसाब से लिखते हैं और वो अपने काम में पूरी तरह से क्लियर है, थॉरो है। मैंने जब संगीत पे किताब लिखी तो गिरजा देवी पे किताब लिखी, तो मैं शास्त्रीय संगीत पे लिखे बगैर रह नहीं सकता था। लता जी का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूँ। लता मंगेशकर के बारे में जो भी फिल्मी मैगजीन्स में, गॉसिप मैगजीन्स में पढ़ा या किताबें पढ़ी, उसमें मुझे लगा कि लता जी की कला के साथ न्याय नहीं हुआ। ये तो कंट्रोवर्सी पे बात कर रहे हैं, उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया इस पे बात कर रहे हैं। राज कपूर से झगड़ा हुआ, रफी साहब से विवाद हुआ, OP नैयर के लिए गाने नहीं गाए, आने वाली नई गायिकाओं के जीवन को उन्होंने खराब किया। जबकि उन्होंने क्या खराब किया? अगर संगीतकार ने नहीं दिया गाना, वो कमर्शियल सेटअप का था, वो एक अलग विमर्श है। तो मुझे लगा कि लता जी ने संगीत में क्या किया, वो कौन से बदलाव थे भारत की आजादी के बाद कि सन 47 में उनकी आमद होती है और देश की आजादी का जो सांस्कृतिक इतिहास है उसी के पैरेलल लता मंगेशकर का करियर बढ़ रहा है और वो सारी हरकतें कर रही हैं जो एक स्त्री करके हिंदी सिनेमा की दुनिया को बहुत आदरणीय बनाता है। गायिकाओं का नाम नहीं लिया जाता रेडियो में, रिकॉर्ड तबों में नाम नहीं लिया जाता, वो उन्होंने उसका संघर्ष किया। फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का नहीं होता था, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने रॉयल्टी के लिए झगड़ा किया, उन्होंने अश्लील गाने नहीं गाऊंगी इसके लिए बात की। लता जी ने अपना एक मेयार, अपना एक डिसिप्लिन, एक अपने एटिकेट्स की किताब बनाई कि मैं इस सीमित माध्यम में रहते हुए भी ये काम करूंगी, ये काम नहीं करूंगी, और वो सफल होती गई। और न सिर्फ सफल होती गई, उन्होंने 50-60 साल तक हर जॉनर का गाना गाया, परफेक्ट तलफ्फुज के साथ गाया, परफेक्ट मीटर में गाया, मीड़ कितना लगना है, मुर्की कहाँ लेनी है, खटका कैसे है, आलाप तान कैसे है, आप लता जी को टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ सकते हैं। बड़े बड़े दिग्गज शास्त्रीय संगीतकारों ने, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा, कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती। कभी बेसुरी नहीं होती का मतलब ये है कि लता मंगेशकर का काम संगीत के ग्रामर के हिसाब से परफेक्ट है। उस तिलिस्म को समझने के लिए मैंने लता सुरगाथा लिखी, क्योंकि बहुत लोगों ने इस पे किताब पे तारीफ के बाद आक्षेप भी किए कि इसमें सब अच्छी बातें हैं, सिर्फ संगीत है, संगीत है, संगीत है। लता जी का व्यक्तिगत जीवन नहीं है। लता जी का उतना ही व्यक्तिगत जीवन है जितना वो सांगीतिक जीवन बनाने के लिए काफी है। इसीलिए किताब की सबटाइटल है लता मंगेशकर की सांगीतिक यात्रा, म्यूजिकल जर्नी ऑफ लता मंगेशकर। इट इज नॉट पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन ऑफ लता मंगेशकर। तो एक ये बात थी, और दूसरा, हिंदी में इस तरह का नॉन फिक्शन पे काम लोग नहीं करते थे, डरते थे, या उनको लगता था कि बहुत पॉपुलिस्ट किस्म का मामला है, सिनेमा पे लिखेंगे तो शायद हमें
कमतर लेखक माना जाएगा, किसी बड़े मंच पे स्थान नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे अरे तुम लता मंगेशकर या पंकज उधास या फलाने पे काम करने लगे, जगजीत सिंह पे काम करने लगे। अब देखिए क्या हो रहा है, हिंदी से लेकर के अन्य भारतीय भाषा, और ये मराठी में नहीं होता था, ये बांग्ला में नहीं होता था, मराठी में, बांग्ला में उनके प्रदेश के सारे बड़े सिनेमा वालों के संगीतकारों की बायोग्राफीज अवेलेबल है, लेकिन हम नहीं करते थे। तो मुझे लगा कि मुझे काम करना चाहिए। और जिस तरीके से अखबारी लेखन होता था कि गॉसिप को लेके इधर उधर चार बातें जोड़ करके आपने एक फिलर की तरह निबंध लिख दिया, मैं वैसे करने के मूड में नहीं था। मुझे पूरी सांस्कृतिक पड़ताल करनी थी लता जी की, इसीलिए मैंने 8 साल लगाए, मेहनत की और किताब लिखी। अच्छा, और कुछ कहानियां या किसी कोई व्यक्तित्व जिनके बारे में आप ऐसा कुछ आगे लेके आना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो गैप रह गया, जिस तरीके से वो कहानियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म से वो नहीं पहुंच पाए, आप उन कहानियों में इंटरेस्ट? देखिए, मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो सारे काम मैं ही कर पाऊंगा। मेरी कामना तो बहुत है, लेकिन अगर आप देखें सिनेमा में बहुत सारे लोगों पे काम नहीं हुआ। एक दुर्गा घोटे की अपनी ऑटोबायोग्राफी है, दुर्गा घोटे पे काम नहीं हुआ, मधुबाला पे काम नहीं हुआ, ठीक से जो काम करना कहते हैं, मीना जी पे काम नहीं हुआ, नूतन पे काम नहीं हुआ, कामनी कौशल पे काम नहीं हुआ, पृथ्वीराज कपूर पे काम नहीं हुआ, बलराज साहनी पे काम नहीं हुआ, परफेक्ट सब्सटेंशियल काम नहीं हुआ। ज्यादातर लोगों की ऑटोबायोग्राफीज मिल जाएंगी, लेकिन उनके काम पे कोई बात नहीं होती। आप बांग्ला में जाएं, इंग्लिश में जाएं, सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, अथाह किताबें मिल जाएंगी। मैं नेशनल फिल्म अवार्ड का 1-2 साल जूरी मेंबर भी रहा हूँ, जूरी अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं देखता हूँ हर साल जब मैं जूरी में रहा हूँ, एक न एक किताब तो सत्यजीत रे पे रहती है, एक न एक किताब तो मृणाल सेन पे रहती है। हमारे यहाँ कितने लोगों ने विशांतराम पे किताब लिखी, बी आर चोपड़ा पे किताब लिखी, ऋषिकेश मुखर्जी पे किताब लिखी, जितने नाम मैं ले रहा हूँ सब पे अंग्रेजी में किताबें। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां पे किसने काम किया, किसने रोशन आरा बेगम पे काम किया, किसने बड़ी मोती बाई पे काम किया, रसूलन बाई पे काम किया। यतीन बिश्त ने बिस्मिल्लाह खां पे भी लिखा, बेगम अख्तर पे भी लिखा, लता मंगेशकर पे भी लिखा, पे भी लिखा, किशोरी जी पे भी लिखना चाहते थे। शोभा गुड्डू पे कोई क्यों नहीं हिंदी में लिखता जो बम्बई में रहता है, कोई क्यों नहीं बांग्ला में, कलकत्ता में रहने वाला हिंदी का रचनाकार जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, वो उदय शंकर पे काम क्यों नहीं करता। तो बात इसकी है कि हमारे यहाँ उसका आदतांत अभाव है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोगों में टैलेंट नहीं है, शायद मुझे लगता है कि लोगों को सहयोग भी नहीं मिलता, लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते, धैर्य की साधना बड़ा मुश्किल है। मुझे अपने लिए लता मंगेशकर लिखनी थी, अपने लिए लता का सृजन करना, वो सृजन में कर पाया तो मैंने दिया। और जब आप अपने काम पे ही डूब के नहीं उसमें वो होंगे तो फिर बाहरी वाला क्यों। एक ये बात बिल्कुल, हम किसी से चर्चा भी कर रहे थे, आपने जिक्र किया अपने काम की सबसे पहले रिस्पेक्ट करनी होगी आपको जी। जिस तरीके से हम कविताएं आजकल पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो कई लोगों के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है कि लोग उन किताबों को इतना प्यार नहीं करते हैं, उन किताबों को याद कर सकें, वो फोन से देखें। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं जाता हूँ, मैं अपने संग्रह लेके जाता हूँ या उसका बाकायदा पर्चा लेके जाता हूँ। लोग आते हैं तो साथ में 4 लोग बैठे हैं बड़े बड़े समारोह में, और कविता पाठ है तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो पूरी पर्चा ना लेके आया, ये कहाँ से पढ़ेगा, इसको याद है क्या अपनी कविता। तो देखता हूँ कि वो अपना आईफोन निकालते हैं, मैं माफ करिएगा आप लोग, मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूँ, वो फोन पे ऐसे ऐसे करते हैं। हर चीज टेक्निकल नहीं होती, आपको अपनी किताब की खुशबू से गुजरना, अपने उस पन्ने को बार बार पलटना कि वो पन्ना टेढ़ा हो जाए, पीला पड़ जाए, आप समेटना बड़ी बात करते हैं। आप अपनी किताब लेके कैरी करना भी, अच्छा मैं अक्सर कैरी करता हूँ, कोई प्रशंसक, कोई पाठक, कोई मित्र वो अगर मांगता है तो ये भी नहीं कि मैं वापस ले आऊँ, मैं उस किताब वहीं दे देता हूँ, चलो मेरे पास तो मैं तो दूसरी ले आऊंगा। एक पाठक बनाता हूँ अपने लिए, अपनी किताब से सहकार होता है। और फोन में जब तक मैं पढ़ूं और उसकी लाइट डिम हो और फिर उसको ऑन करो और वो करो, तब तक मुझे पता है कि पेज नंबर 67 पे मेरी ये कविता है, या इसके पन्ने पलटूंगा तो कौन सा बंद आने वाला है, क्योंकि मेरे दिमाग में है। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी अखरती है, लेकिन ठीक है, आप टेक्निकल सैवी आदमी है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। लेकिन ट्रेडिशनल ढंग से, जैसे मैं कभी भी कंप्यूटर पे नहीं लिखता, फोन पे नहीं लिखता, मैं हमेशा डायरी पेन में लिखता हूँ, उसी में काटूंगा पीटूंगा, फिर उसको टाइप करने को दूंगा, फिर उसका प्रिंट आउट करके करेक्शन करूंगा, फिर फाइलिंग हो जाएगी।
मेरी डायरी में वैसे ही हास्य लिखित कविताएं पड़ी हैं। लता जी की पूरी स्क्रिप्ट हाथ की लिखी पड़ी हुई है। हाँ, जहाँ जहाँ मैंने नोट्स बनाए हैं, सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाए हैं, दे दिया इसको टाइप करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इंटरव्यू मेरे सारे रिकॉर्डेड हैं, सारे रिकॉर्डेड इंटरव्यूज की पहले मैं उसको ट्रांसक्राइब करता हूँ, फिर उनको टाइप करता हूँ, फिर उनको परोसता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो एक प्रोसेस है, पारंपरिक प्रोसेस, इसमें आप इन्वॉल्व होते हैं। आपका पन्ना खो जाता है तो आप उसको ढूंढते हैं। आजकल लोग वो भी है कि एआई से तो आजकल पोएट्री भी लिखने लगे। अरे भाई, तो एआई से आप दूसरा अंकुर मिश्रा बना लीजिए, एआई को कह दीजिए कि यतीश मिश्रा बना दो, जो जैसे मेरी जो भी शक्ल सूरत है उसको और सुंदर कर दो, उसको सुधार दो, तो वो नकली होगा। बिल्कुल। जैसे हम अभी अपने जिक्र किया कि फोन से तो आजकल लोग तो एआई से और पोएट्री लिख रहे हैं, किताबें लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ओटीटी और फिल्म्स की बात करें तो उनकी फिल्मों के स्क्रिप्ट वगैरह तो आजकल, और इवन बोल रहे हैं कि आप गूगल ट्रांसलेशन कर रहे हैं। हाँ। आप कविता का या उपन्यास का या कहानी का ट्रांसलेशन भी अपने भाव से नहीं कर पा रहे हैं, एक अच्छी डिक्शनरी नहीं रखते अपने पास। तो भावों के लिए मुझे लगता है जरूरी है, जैसा आपने बोला, तो पढ़ना बहुत जरूरी है, दूसरा उस काम की खुद की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। नहीं, आपने मुझसे एक सवाल किया था कि आप लता जी से, गुलजार से, तमाम बड़े लोगों से क्या लेके आए। तो मैंने एक ही जवाब दिया था कि अपने काम के प्रति अतिरेकी पागलपन, जुनून। वो जुनून कहाँ मिसिंग है? इसका मतलब तो है कि जैसे 10 से 5 की आप नौकरी करते हैं, वैसे आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके लिए कुछ सुलभ तो करा रहा है, बट यू आर डिटैच्ड विद दैट। 10 से 5 की नौकरी के बाद आज के प्रोफेशनल्स या तमाम सारे लोग ऑफिस के कॉल नहीं उठाते हैं कि हम अब छुट्टी पे हैं, आप सुबह बात करिए। नहीं उठाते। तो पोएट्री के लिए आपका कोई ऐसा एजेंडा है क्या? कहानी के लिए कोई ऐसा एजेंडा है क्या कि आपने अपने को स्विच ऑन स्विच ऑफ किया कि ये मेरा प्रोफेशन है और अब तो मैं फिर ये करूंगा? आप उसके साथ जीते उतराते हैं। मैं अपने सिरहाने एक डायरी पेन रख के सोता हूँ कि कभी कोई थॉट आ गया, कोई विचार आ गया, रात में नींद खुल गई। होता नहीं है अक्सर, लेकिन हुआ भी है। कई बार लिखने के प्रोसेस में होता है कि दिमाग में चलता रहता है, ये वाक्य गलत बना था, रात में सूझता है, मैं उसको उठ के वही करेक्ट करता हूँ। मैं उसके प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। अगर आप अपने प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर सकते, अगर आप प्रेम नहीं कर सकते अपने लिखे पे, अगर अपने आप लिखे के प्रति निर्मम होकर के उसकी काट छाट नहीं कर सकते कि नहीं ये खराब लिखा है, तो फिर कोई और धंधा करिए। फिर फोन की दुकान खोल लीजिए, वह आइए का धंधा करिए, लेकिन फिर पोएट्री मत करिए। ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल, जैसे बोलते हैं मैथ्स में तो 2+2 4 ही हो सकता है। बस कला में अगर एक पोएट्री लिखी हुई उसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं एक इंडिविजुअल के हिसाब से, तो उसके फिक्स पैरामीटर्स नहीं हो सकते। 9 to 5 में आप उसको नहीं लिख सकते। नहीं, आप भले डिसिप्लिन लेखन करिए, लेकिन उसके प्रेम को, उस भाषा को, उस लोकेल को, उसमें होने के भाव को जिलो जान से स्वीकार करिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी पहले बात करी हमने कि जो पोएट्री निकलती है वो इमोशंस के थ्रू निकलती है। वो किसी के हो भी सकते हैं, किसी के नहीं होते हैं, कोई और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन आपने भी माता जी का जिक्र किया, तो कई बार इंसान की अलग अलग स्टेज होती है लाइफ में जब वो परेशान होता है। तो अगर मैं डायरेक्ट वे पूछूं तो एक पोएट्री या साहित्य किसी को हीलिंग करने के लिए कितना हेल्पफुल होता है, पढ़ना और लिखना दोनों? मैं उसका आपके सामने भुक्तभोगी उदाहरण, अगर मैं अपनी माँ की मृत्यु के बाद उनको याद करके कविताएं न लिख रहा होता, या तमाम चीजें मैंने लिखी जो मैंने उसको फिर फेसबुक पे नहीं डाला या उसको प्रकाशित नहीं करवाया, अगर मैं उनको अपने लिए फिर से जिंदा करके पन्नों पे न उतारता, तो शायद मैं पागल हो जाता। उसने मुझे बहुत राहत दी। माँ की कमी तो महसूस होती है, माँ का दर्द बना हुआ, लेकिन उस अवसाद से लड़ने का ये एक बहुत बड़े टूल की तरह मेरे सामने है। मैं अपने अनुभव कह सकता हूँ। अच्छा, साहित्य के कभी जो राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं समय के साथ में, उसके साथ साहित्य के साथ भी समझौता हो जाता है? देखिए, मेरा काम ये नहीं है कि मैं कोई बुद्धिजीवी होकर कोई टीवी डिबेट में नहीं बैठा हूँ कि मैं इस पे कोई राय दूं। मैं ये जरूर कहता हूँ कि राजनीतिक विचारधारा रखना खराब बात नहीं। बिल्कुल। और राजनीतिक विचारधाराओं के साथ लोगों ने बहुत सुंदर लेखन किया है, बहुत शानदार और बहुत सारगर्भित लेखन किया है, अनबायस लेखन किया है, किसी वैचारिक एजेंडा को लेके भी लिखा है और उसके फैक्ट्स को अगर निर्ममता से गिनाया है तो उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन सिर्फ वैचारिक प्रतिबद्धता हो और उसकी आड़ में आपकी किताब को या आपकी कविता को महान मान लिया जाए, तो मुझे इसमें दिक्कत है। और ये मैं दोनों तरफ कहता हूँ, धुर दक्षिण पंथ के लिए भी, धुर वाम पंथ के लिए। जो लेखक है मेरे हिसाब से वो मध्य मार्गी होता है, उसको हर जगह की वैचारिकी समझ में आती है। मैं इसलिए किसी बड़े राजनीतिक कवि को नहीं खारिज कर सकता कि अरे उसका तो एजेंडा था। नहीं, उसने बहुत अच्छी कविताएं भी लिखी हैं। पाब्लो नेरुदा, नाजिम हिकमत, गोर्की, तमाम लोगों ने बहुत सुंदर काम किया है।
और उसी तरह से हिंदी में काम हुआ है। विष्णु खरे की कविताएं मुझे बहुत पसंद है, कुछ कविताएं मुझे उनकी गजब की लगती, या तमाम सारे मित्र लोग हैं नॉन फिक्शन में काम कर रहे हैं, उनका काम बहुत पसंद है मुझे। वो मुझे लगता है कि ये एक अद्भुत ढंग से किया गया काम है। अशोक कुमार पांडे की किताब है कश्मीर नामा, मुझे बहुत पसंद है। तो आप क्या परोस रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तब दिक्कत होती है जब किसी भी विचार की प्रति झुका हुआ व्यक्ति किताब पढ़ते हुए आपको प्रेडिक्टेबल लगने लगता है, और ये लगता है कि अच्छा, ये फार्मूला डेराइव करने के लिए, इस विचार के अंत तक आने के लिए ये सारे तर्क दिए जा रहे हैं, तब मन उचट जाता है। तब ये लगता है कि आप तो किसी पार्टी का एजेंडा लिख रहे हैं, फिर मजा नहीं आता। वो आपकी पार्टी के लिए भी काम का होगा। जैसे मैं कहूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लिए प्रतिबद्ध होने के बाद बहुत सुंदर कविताएं हैं, शैलेंद्र की मार्क्सवादी कविताएं, साहिर साहब की कविताएं, कम्यून में रहने वाले लोगों ने तमाम शानदार लेखन किया है। फैज अहमद फैज का काम है, अहमद फराज का काम है, नागार्जुन उसके बहुत बड़े उदाहरण कि वो इंदिरा गांधी को भी क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल। और रानी हम ढोल के पालकी कहते हैं, तो जवाहरलाल जी को ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। लेकिन वही नागार्जुन है सिंदूर तिलकित भाल भी लिखते हैं, अकाल और उसके बाद भी लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक होना, राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होना, उसके प्रति अपने कुछ दायित्वों को समझना बहुत अच्छी बात है। आप करें, मेरे बहुत सारे राजनीतिक मित्र भी हैं जिनसे, और बहुत सारे ऐसी वैचारिक असहमति के बाद मेरी बहुत शानदार मित्रताएं हैं। मैं उनको उनके वैचारिकता पे जज नहीं करता, वो मेरी वैचारिकता पे मुझे जज नहीं करते। लेकिन एजेंडा बेस्ड लेखन, वो वैचारिकता किसे जुड़ा हो, या वो आपको कोई फायदा दिलाने के लिए जुड़ा हो, या वो किसी को नीचा दिखाने के लिए जुड़ा हो, या वो किसी की यशोगाथा गाने के लिए लिखा हो, मैं उसको बहुत पसंद नहीं करता। उसके भी पाठक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक हमेशा हम लेखक की बात तो करते हैं, लेकिन पाठक बहुत एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है किसी भी लेखनी का। तो अगर हम आपसे बात करें, आपने बहुत लेखकों को पढ़ा है अभी, हमारे जो समय पे हैं और पुराने लेखकों को भी। अगर हमारे समय के लेखकों की बात करें, आप कुछ लेखकों का जिक्र करना चाहें कि लेखकों को जरूर पढ़ना चाहिए आज के दिन। देखिए, इसमें एक दिक्कत ये आएगी, मैं तो बहुत नेम ड्रॉपिंग करता हूँ, लेकिन फिर जो छूट जाएगा फिर वो उसको असुविधा होगी। इस मामले में सबसे ज्यादा मैं दैनिक जागरण का आभारी हूँ कि उसने मुझे 5 साल से कॉलम दिया हुआ है किताब घर। तो मैं बहुत सारे नए लोगों की किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि हर संडे को मुझे रिव्यू करना होता है, अंग्रेजी, हिंदी, दूसरी भाषाओं के अनुवाद। तो मेरा पाठक तो बहुत उसमें समृद्ध है और मैं बहुत जुड़ा भी रहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों का काम फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं कुछ किताबों का जिक्र कर सकता हूँ जो मुझे बहुत पसंद आई। और जरूरी नहीं कि आप उनकी दूसरी किताबों को पढ़ें, तीसरी किताबों को पढ़ें, लेकिन मैं ऐसे कैसे कहूं कि वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। आशुतोष दुबे का कविता संग्रह है असंभव सारांश, मुझे बहुत पसंद है। मैं बिल्कुल अपने एक पीढ़ी ऊपर और समकालीनों की बात कर रहा हूँ, सीनियर्स को तो सभी ने पढ़ा। मुझे प्रभात रंजन की किताब, जो मनोहर श्याम जोशी की एक मेमोयर की किताब है, वो मुझे बड़ी काबिले तारीफ लगती है। मुझे अनंत विजय जी की किताब मार्क्सवाद का अर्धसत्य बहुत पसंद है। उसी तरह से मुझे अशोक कुमार पांडे की कश्मीर नामा बहुत बहुत पसंद आती है। फिर मुझे प्रवीण झा है, डॉक्टर है नॉर्वे में, उनकी कुली लाइन्स एक किताब है जो गिरमिटियाओं को लेकर के लिखी गई, वो किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी हाल ही में मुझसे जूनियर है लड़का, बहुत अच्छा पत्रकार लेखक है, अनिमेश मुखर्जी। उसने एक किताब लिखी है, टैगोर फैमिली का इतिहास लिखा है, ठाकुरबाड़ी। अच्छा, मैंने उसकी बड़ी प्रशंसा की अपने कॉलम में। ठाकुरबाड़ी मुझे किताब बहुत प्रिय है। ये लोग हैं। फिर मुझे कवि के रूप में अंबर पांडे की कविताएं बहुत पसंद आती हैं। कहानीकार के रूप में मुझे, उपन्यासकार के रूप में मुझे मनीषा कुलश्रेष्ठ बहुत अच्छी लगती हैं, वंदन आराग बहुत अच्छे लगते हैं, मनोज रूपड़ा बहुत अच्छे लगते हैं। इन सबको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। सीनियर लोगों में अभी मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने लिखना बंद कर दिया या कम लिख रहे हैं। अब उनके सबके मेमोयर और आत्मकथाएं आते रहते हैं। एक किताब है छोटी सी, राजकमल से आई, बंजारे की चिट्ठियां, सुमेर सिंह राठौर। अच्छा, वो किताब मुझे बहुत पसंद आई। अनु सिंह चौधरी जो अब OTT पे बहुत मशहूर हो गई हैं, उन्होंने बहुत सारे सीरियल लिख दिए हैं। ममा की डायरी, मुझे वो किताब बहुत बहुत पसंद आई, मुझे वो बहुत खास रूप से पसंद आई। यतीश कुमार की किताब जो अभी आई है, उनका अपना आत्मकथात्मक एक वो है, उपन्यासिक आत्मकथा टाइप का काम है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत काम ले लिया मैंने। तो ये सारे लोग, मुझे लगता है कि इनकी किताब, और फिर मेरे साथ ये होता है कि जैसे मुझे अनिमेश की किताब पसंद आ गई तो मैं अब अनिमेश की हर किताब पढ़ूंगा। मुझे लगेगा इसने नया क्या लिखा है, बिल्कुल ये नई चीज में क्या फॉर्म कर रहा है।
और ये तो मैंने हिंदी समाज की बात की। अंग्रेजी में मैं बहुत पढ़ता हूँ। अंग्रेजी लेखन मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है, और नॉन फिक्शन का मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, रिलीजन, जियो पॉलिटिक्स, उसके बाद सिनेमा, ये तमाम चीजें मुझे बहुत बहुत प्रिय है। मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ, लोगों की आत्मकथाएं, बायोग्राफीज पढ़ता हूँ। नसीरुद्दीन शाह की ऑटोबायोग्राफी बहुत बहुत कमाल की है, अभी अमोल पालेकर की आई है, वो मुझे बहुत पसंद आई। तो मुझे लगता है कि ये पार्टीशन पे बहुत लोगों की कहानियां पढ़ी हैं, पढ़ता रहता हूँ, चीजें आती रहती हैं। तो बहुत सारे नाम छूट रहे होंगे, मुझे माफ करें। कुछ किताबें तो बहुत आती हैं, बहुत जाती हैं, लेकिन कुछ किताबें दिमाग में दर्ज हो जाती हैं। उन किताबों से आप निकल नहीं पाते, खुली लाइन से मैं नहीं निकल पाई। मार्क्सवाद का सत्य मुझे ताकत देती है कि हाँ, ये किताब में इस ढंग से। अभी हाल ही में पहली किताब लिखी है, बहुत प्रसिद्ध गायिका है मालिनी अवस्थी की, चंदन किवाड़, बहुत अच्छी किताब। एक लोक गायिका किस तरह से लोक का जीवन देख के अपने लिए संगीत का परिवेश चुन रही, और उन गीतों के पीछे की कहानियां क्या है, आप पढ़िएगा। तो ऐसी बहुत सारी किताबें। अच्छा, ये तो किताबों की बात हुई। अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी आध्यात्मिक पंक्तियां हो सकती हैं या कोई भी कविता हो सकती है जिसमें आपको लगता है ना कि जिंदगी, अगर वो 2 लाइन्स हैं जिसमें जो जिंदगी को डिफाइन करती हैं। मुझे हमेशा से महाभारत के वन पर्व का वो अर्धाली पसंद है। सर्वभूतेषु ये नेकम भाव, सॉरी, शांति पर, सर्वभूतेषु ये नेकम भावम अव्यय मीक्षते। उसमें भाव ये आता है कि जब युद्ध के लिए गीता में बात हो रही है और अर्जुन गांडीव रख चुके हैं और ये कह रहे हैं कि मैं मार दूंगा, मेरे सामने तो पूरा परिवार खड़ा है, ऐसा राज्य लेके क्या होगा। तो कृष्ण का उपदेश है, ठीक है, सब कुछ नष्ट हो जाए, सारी जातियां नष्ट हो जाए, सारा प्राकृतिक संसाधन विलुप्त हो जाए, इस युद्ध में पूरी पृथ्वी रसातल को चली जाए, हो जाने दो। किस लिए ये युद्ध होना है, किस लिए ये सारी चीजें का स्टेक लगा है, किस लिए ये सारी चीजें होने को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। सर्वभूतेषु ये में कम भावम अव्यय मीक्षते। अच्छे होने का, अच्छाई की स्थापना का भाव समाप्त नहीं होना चाहिए। चूंकि ये अधर्म के खिलाफ धर्म का युद्ध है, चूंकि ये एक अविवेकी कौरवों को न्याय की बात सिखाने के लिए, एक सीख देने के लिए युद्ध हो रहा है, तो जब भविष्य में पीढ़ियां आई तो ये जानेंगी कि ठीक है, सब समाप्त हो गया, अच्छे होने का भाव लुप्त नहीं, वो अच्छे होने का भाव लुप्त ना हो, इस पे पूरा महाभारत बेस करता है। ये मुझे बहुत शक्ति देता है। और दूसरी जो पंक्ति है जो मुझे बहुत प्रभावित होती करती है, मीराबाई की, संत देख दौड़ आई, जगत देख रोई। अच्छे लोग, संत मतलब वो चोंगा पहने हुए दाढ़ी बढ़ाए बाबा नहीं, संत जो अच्छे साधु स्वभाव के लोग हैं, उनको जहां भी देखा दौड़ गई, और जब जगत की ओर देखा तो रोई। यही जीवन है। अच्छा, आखिरी में हमने एक निबंध जो पढ़ा हुआ है, ऐसा निबंध है, और रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है, कविता के ऊपर। तो मैं अगर आपसे इस पूरी जर्नी में कविता को डिफाइन करने के लिए, आपके लिए कविता क्या बनी, क्या है? मेरे लिए कविता मेरी भावनाओं का एक बृहत्तर अर्थ में स्वीकार है, एक कनेक्ट है, एक जुड़ाव है समाज के साथ, और समाज के मूलभूत विचारों और उसकी संवेदनाओं को समझने का एक माध्यम है कविता। अगर ये चीजें नहीं तो मेरे लिए वो कविता नहीं, अगर ये चीजें हैं तो मेरे लिए वो पूरा साहित्य का अमरकोश है, ऐसे समझता हूँ। नहीं, बहुत एक जरूरी बातचीत हुई, और कविता को भी आपने अच्छे डिफाइन किया। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा अंकुर जी कि आप अयोध्या तक आए, चल के आपके कविशाला का प्रयास देखता रहता हूँ, आपसे बहुत पुराना जुड़ाव है। एक कवि के रूप में आप मुझे स्वीकार करते हुए, पाठक के रूप में मान्यता देते हुए, प्यार से आपने मुझसे बात की, इस गर्मी में आए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने पाठकों से, कविशाला के सारे दर्शकों से यह निवेदन करूंगा कि कविशाला का, मेरा ही नहीं, सारे पॉडकास्ट आप देखें, उसको सराहें। अंकुर जी को, जिनको आपको सुनना है, जिनके जीवन के बारे में जानना है, उनको मेल करें, उनको मैसेज करें, इस पॉडकास्ट को और महत्वपूर्ण बनाएं। और जैसा कि इनके इस पूरे प्रकरण का एक आदि वाक्य है कि एक पंक्ति से अगर किसी का जीवन बदल सके तो हमारे पॉडकास्ट करना सार्थक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी देर आपने मेरे को सुना, मेरे द्वारा कही गई, मेरे जीवन में अंगीकार की गई कोई पंक्ति आपको पसंद आएगी, तो ये पॉडकास्ट सार्थक होगा, मेरा यहाँ बात करना सार्थक होगा। मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और जो भी अच्छा लगा है वो आपका है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपको 2 लोग जो अभी तक नहीं आए कविशाला, उन लोगों में मुझे लगता है कि ऐसे असफल कवियों को, ऐसे असफल कलाकारों को, ऐसे असफल गायकों को जो लगे रहे, जीवन में कहीं पीछे छूट गए, प्रयास करते रहे, उनकी जर्नी भी निकाल के दिखाओ। शायद
वो भी कुछ अमूल्य कह सकें हाँ। जो अचीव करने वालों ने नहीं कहा। हाँ, एक हमारा प्रयास है बातचीत कविशाला के अंदर ही है, करीब उसके 25 एपिसोड्स आए हैं, तो उसमें इस तरीके की कहानियां होती हैं, मैं आपको भेजूंगा जी। उसमें इस तरीके की कहानियां होती हैं जो बहुत बृहद ऑडियंस, उन्होंने कविताएं लिखी हैं किसी न किसी तरीके से अच्छी। क्योंकि मुझे ये लगता है अंकुर जी कि सफल होना असफल होना ये आपके भाग्य, आपके पाठकों, आपके समय पे निर्भर करता है, आपको कब किसने कैसे लिया। जो सफल नहीं है वो अच्छा कवि नहीं है, अच्छा गायक नहीं है, ये सोचना अपराध है। हो सकता है उसको मौका नहीं मिला, वो मुझसे और आपसे बेहतर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।